दोस्तों नमस्कार। अब तो 11 साल हो गए, सारे एक्सपेरिमेंट तो हो चुके होंगे और शायद इस देश के नौकरशाह भी थक गए होंगे। रायसीना हिल्स की सीढ़ियां या कहें चढ़ती हुई सड़क जो है वह भी उब चुकी होगी। वो जानती है कि दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर जो नियम कायदे बनाए जाते हैं उसके केंद्र में कॉरपोरेट होता है। वो सब जानते हैं जो एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री है और साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय है। इनके भीतर बैठने वाले बाबू भी जानते हैं कि दरअसल इस देश की अर्थव्यवस्था किस रास्ते निकल पड़ी है। सबको पता है प्रचार प्रसार के आसरे चकाचौंध बिखेरी जाती है, कॉरपोरेट के आसरे इस देश की तरक्की दिखलाई जाती है और इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के आसरे दुनिया को बताया जाता है कि हम नहीं बल्कि 140 करोड़ लोग हैं। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि 1991 यानी 1991 में जो भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसके बाद भारत उस बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया जिसमें हिस्सेदारी दुनिया के विकसित देशों की थी। दुनिया के विकसित देशों की पूंजी से खड़ा हुआ वर्ल्ड बैंक और IMF, WTO, तमाम बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो भी नाम ले लीजिए और यहां तक कि आप G7, G8 या G20 का नाम भी ले सकते हैं। हर के जहन में भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने को लेकर भारत के बाजार या भारत के भीतर जो कंज्यूमर है और उसकी एक बड़ी तादाद है क्योंकि जनसंख्या बड़ी है। भारत के भीतर यह रईस तबका छोटा जरूर है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी महत्ता बड़ी जबरदस्त है। और दुनिया के कॉरपोरेटों की कतार में अगर भारत के 100 कॉरपोरेट भी शामिल हो जाएं तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। और उसमें से चंद कॉरपोरेट प्रधानमंत्री के साथ हमेशा चलते हुए दिखाई दें तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। इसी दौर में प्रधानमंत्री योजनाओं की एक बड़ी कतार भी इसी रायसीना हिल्स पर रची बसी गई और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के भीतर बनती हुई नीतियों के आसरे यह बतलाया गया कि अब इस देश को रोजगार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब इस देश में तो सरकार पैसा देगी और जिसे रोजगार चाहिए वह खुद अपना बिजनेस खड़ा करेगा और सबको रोजगार देगा। दुनिया के विकसित से विकसित देशों के भीतर भी खुद रोजगार पैदा करने के लिए किसी भी सरकार ने 11 वर्षों में इतना पैसा नहीं बांटा जो भारत के भीतर दस्तावेजों में दिखलाया गया, बैंकों की इकोनॉमी से जोड़ा गया, बजट में उसकी हिस्सेदारी हुई। लेकिन वो पैसा कहां गया, कौन ले गया, कितने लोगों को रोजगार उस पैसे ने दे दिया और कितने लोगों को रोजगार देने के लिए मालिक बना दिया, कोई नहीं जानता है। वाकई कोई नहीं जानता है कि इस देश के भीतर किसानों को पैसा देने की सोच अगर सरकार के भीतर विकसित हुई लेकिन दूसरी तरफ बजट के जरिए जो पैसा किसानों के हिस्से में सरकारी कार्यक्रमों के जरिए आना चाहिए था वो सब गायब हो गया। कैसे हो गया सब, क्यों नहीं आज इसी को लेकर कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाए। यह दौर इसलिए हमने याद किया क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा वक्त में अमेरिका के साथ वाकई कौन सी डील होगी इसको लेकर सांसें ऊपर नीचे हो रही है। चीन के साथ आने वाले वक्त में कैसे व्यापार के रिश्ते बनेंगे इसको लेकर धड़कनें बढ़ी हुई है। भारत की तरफ से नुमाइंदों की टीम अमेरिका में मौजूद है जो डील को आखिरी दिशा में ले जाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। भारत के भीतर बड़ी तादाद में जो कच्चा माल अपने अपने उत्पादन और प्रोडक्ट को लेकर चीन से मंगाते हैं उसकी भी कई टीम इस दौर में चीन के भीतर लगातार वहां के कारोबारियों के साथ, सरकार के साथ नई डील करने की दिशा में काम कर रही है। आज बात कहीं से भी शुरू की जाए लेकिन 3 बातों को पहले सुन लीजिए। पहली बड़ी बात है कि अगर अमेरिका ने झटका दे दिया
चीन के साथ वो समझौता नहीं हुआ जो यहां के व्यापारी सोच रहे हैं, तो दो बड़ा असर इस देश पर पड़ेगा। पहला बड़ा असर, इस देश में मेक इन इंडिया का जो नारा है वो दफन हो जाएगा और इस देश के भीतर जो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके सामने सबसे मुश्किल हालात खड़े हो जाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, इस देश के कॉरपोरेट के आश्रय जो भी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एमएसएमई को जिंदा करने की सोच रखी गई और स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया भी उसमें जोड़ दीजिए, जिस रास्ते भारत की अर्थव्यवस्था चल निकली, उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय डील जो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अमेरिका के ऐलान के बाद शुरू हो चुकी है। उसमें यूरोपीय यूनियन भी है, उसमें मिडिल ईस्ट भी है, उसमें पश्चिम एशिया भी है और उसमें भारत के पड़ोसी देश भी हैं। जिस किसी भी देश के साथ कोई आर्थिक संबंध बेहतर बन नहीं पा रहा है, उसके बाद असर सीधे उस रोजगार पर पड़ेगा और उस व्हाइट कॉलर रोजगार पर पड़ेगा जिसको इस देश के बड़े बड़े शहर जो भी रोजगार देते हैं, जो कि एक लिहाज से चवन्नी के बराबर है, वह भी गायब हो जाएगा। और तीसरा बड़ा सवाल, इस देश में अगर सब कुछ राजनीति के आश्रय चलती चली जाएगी तो फिर यकीन जानिए, जिस इकोनॉमी को बैंक संभाले हुए है वो बैंक भी अब कर्ज देने को तैयार है, लेकिन भारत का कॉरपोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर उनसे कर्ज लेने को भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश के भीतर उनके प्रोडक्ट्स की मांग नहीं है। और आखिरी इन तीन से जुड़ा सवाल है, दरअसल टैक्स कैसे वसूली के रूप में शामिल हो चुका है और जिस लिहाज से टैक्स लिया जा रहा है वो कॉरपोरेट को भी पीछे छोड़ चुका है। यानी वो कॉरपोरेट जिसके हिसाब से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में नीतियां बनती हैं और उन्हीं नीतियों के आश्रय इस देश में पर्सनल इनकम टैक्स की वसूली कॉरपोरेट टैक्स को पार कर चुकी है और जिस तेजी के साथ पार कर रही है वो आने वाले दिनों में भरसक मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं। ऐसे में जो विज्ञापन 11 साल पूरा होने पर मोदी सरकार ने जारी किया, उसकी एक झलक शुरू में देख लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसे विज्ञापनों की बाढ़ आने वाली है। आगे बढ़ रहा है। कितनी बड़ी इकोनॉमी है भारत, विकसित राष्ट्रों की कतार में कैसे कब शामिल होगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या सोचते हैं, सरकार की पॉलिसी ने कितने रोजगार दे दिए, तमाम बातों का जिक्र आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही विज्ञापनों के जरिए और ज्यादा नजर आने वाला है। लेकिन सवाल तो इसके आगे का है या फिर उस वर्तमान का है जिस वर्तमान में यह देश जी रहा है। बीते 11 वर्षों में इस देश के टॉप 7 स्टेट्स की वह जगह जहां सबसे ज्यादा रोजगार, वह भी प्राइम जॉब जिसे कहते हैं, वो कितने दिए गए। हम शहरों का नाम लेते हैं, उसके बाद आप सोचना शुरू कर दीजिएगा। बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर मुंबई, पुणे, ये 5 टॉप मोस्ट शहर हैं भारत के भीतर के। इसके बाद चेन्नई और कोलकाता आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए, इन 7 जगहों पर भी 11 बरस में जो रोजगार दिए गए वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 28 लाख 27,95,000 है जी, 11 बरस में। और बेंगलोर में सबसे ज्यादा तकरीबन 8 लाख नौकरियां 11 बरस में दी गई। हैदराबाद में यह तकरीबन 5,25,000 नौकरियां दी गई। दिल्ली एनसीआर में 7,80,000 नौकरियां दी गई। ग्रेटर मुंबई में 3,80,000 नौकरियां दी गई। पुणे में 3,25,000 नौकरियां दी गई। चेन्नई में 2 लाख नौकरियां दी गई। कोलकाता में 1 लाख नौकरियां दी गई। यह इस देश के सबसे क्रीम टॉप मोस्ट जगहों पर जो रोजगार मिलता है उसका एक बेसिक आंकड़ा है। और यहां से शुरू होता है एक दूसरी परिस्थिति, क्योंकि जिन कंपनियों को
इस दौर में बैंक लोन देने को तैयार है, वो लोन लेने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पर विस्तार कर पाना मुश्किल है अपनी कंपनियों का। इसका असर सबसे ज्यादा यह हुआ है कि खुद आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि पिछली बरस की तुलना में 25% और 11 बरस के हिसाब से अगर आप औसत निकालिएगा तो तकरीबन 57% की कमी इस दौर में आई है। अगर उसमें आप एनपीए भी माइनस कर दीजिए तो भी ये 52%, और एनपीए की कतार इस देश में कॉरपोरेट के आश्रय तकरीबन 32% चलती है, यानी 32% कॉरपोरेट ने पैसा लेकर नहीं लौटाया। इस देश में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज ने 44% पैसा लिया और नहीं लौटाया। इस देश के भीतर एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जो पैसे लिए गए वह भी तकरीबन 10% है जो नहीं लौटाया गया। इस दौर में जो प्राइवेट कर्ज लेते हैं वह भी अब लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ लूट, दूसरी तरफ जरूरत, और बैंकों का नोट छापने का एक सिलसिला। लेकिन बात इससे साफ होगी नहीं। हम पहले एक आपको चार्ट दिखलाते हैं। इस चार्ट से आप समझ पाएंगे कि भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी दुनिया में है, लेकिन भारत की जीडीपी 50वें नंबर से भी नीचे है। अगर आप तमाम प्रमुख देशों की कतारों को देखें, इस बार ऊपर से नहीं नीचे से दिखलाते हैं। जो नीचे से 50वें नंबर पर भारत खड़ा होता है तो उसका जो आंकड़ा बतलाया जा रहा है वो तकरीबन इस दौर में जो वर्ल्ड वाइड जो पर कैपिटा है उसकी तुलना में भी यह हिस्सेदारी कहीं ज्यादा बहुत कम है। जी, 2.5 लाख से कम प्रति व्यक्ति आए, जो संभव है नहीं, लेकिन बावजूद इसके इसमें चूंकि अडानी अंबानी की संपत्ति जुड़ी हुई है उसी लिहाज से विभाजन किया गया है देश की जनसंख्या के लिहाज से। दुनिया के भीतर हर व्यक्ति की प्रति आय दुनिया की इकोनॉमी के लिहाज से 14 लाख बनती है और भारत के भीतर यह 2,47,000 बनती है। इस चार्ट को देख लीजिए। इस चार्ट को दिखाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि भारत के तमाम पड़ोसी देश कहां पर खड़े हैं और उनकी इकोनॉमी कहां पर है, उनका बाजार कैसे चलेगा, इस पर नजर अमेरिका की है। और अमेरिका जो डील भारत के साथ कर रहा है उसमें 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वो अपने साथ जोड़ना चाहता है। उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र एग्रीकल्चर का है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत की टीम जब अमेरिका में मौजूद है उस वक्त, कल जब राष्ट्रपति ट्रंप से यह पूछा गया कि जिस डील का जिक्र आप कर रहे हैं जो चीन के साथ हो गया और भारत के साथ होगा, तो उसमें उन्होंने सिर्फ भारत का नाम नहीं लिया बल्कि पाकिस्तान का नाम भी लिया। और किस तरीके से किस क्षेत्र में बैलेंस बनाना है इकोनॉमिकली, उसी तरीके से यह डील होगी। तो क्या भारत के बगल में बांग्लादेश के साथ भारत जो भी इस दौर में तनातनी के दौर से गुजर रहा हो, और जूट के प्रोडक्ट्स की आवाजाही भी भारत ने इस दौर में रोक लगा दी है, समुद्री रास्तों पर रोक लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ सीमा बंद है, ट्रकों की आवाजाही बंद है, वो चाहे अटारी बॉर्डर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर अमेरिका डील करते वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान को देख रहा होगा तब आप क्या करेंगे? लेकिन उससे पहले देश के भीतर की स्थिति, जिस रायसीना हिल्स से हमने शुरुआत की, उस पर थोड़ा चलना तो सीख लीजिए, क्योंकि उस रायसीना हिल्स में एग्रीकल्चर को लेकर बनने वाली हर बजट की पॉलिसीज बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि जो पैसा बजट के जरिए किसानों के हक के लिए कृषि मंत्रालय को दिया जाता है वह भी वो खर्च नहीं कर पाती है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी, 2019 के चुनाव के बाद के आंकड़े सरकार के बतलाते हैं कि बरस दर बरस 19-20 में लगभग 34,517 करोड़ एग्रीकल्चर मिनिस्टर खर्च नहीं कर पाए, 2020-21 में 23,824 करोड़। इसी तरीके से हर बरस होते होते आइएगा तो पिछले 5 बरसों में तकरीबन
एक सवा लाख करोड़ रुपए जो किसानों के हिस्से का बजट था वह भी वापस लौट गया, वह भी खर्च नहीं हो पाया। यह पहली स्थिति है। और जो बजट था उसका लगभग 22% पैसा प्रचार प्रसार में चला गया, जिसके आश्रय बताया गया कि इस देश में क्या शानदार तरीके से इकोनॉमी चल रही है। और शायद इसीलिए भारत के बाजारों को देखने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कह रहा है भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी तो फिर ढोल बजाने शुरू कर दें। दरअसल अमेरिका भी इस बात को परख रहा है कि भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक लाने के लिए जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की पॉलिसी होगी, जो अमेरिका के अनुकूल होगी या विकसित देशों के अनुकूल होगी, जो पैसा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को देते हैं, उन नीतियों को भारत को अपने अंदर लागू करना होगा और वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे प्रभावी तरीके से सामने उभर कर आएगी। इन आंकड़ों के आश्रय भारत के भीतर चलने वाले जो पब्लिक सेक्टर वह भी कैसे कंगाल खोखले होंगे और कैसे प्राइवेटाइजेशन की दिशा में चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि दबाव अमेरिका की डील का होगा, दबाव चीन के साथ संबंध और व्यापार संबंधों के जरिए भारत के भीतर बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट लॉबी का होगा। पहले से एक बार सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति कल क्या कह रहे थे। Happened with India and Pakistan. I was negotiating with both of them, and I said to Scott, I said to Howard, cancel all deals with India and Pakistan. They're not trading with us because they're in a war. They called back, what do we do? I said, look, you want to have trade with the United States, it's great. But you want to go and start using nuclear weapons on each other? We're not going to allow that. And they both agreed. Both have great leaders. They both agreed not to do it. So, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जानते हैं, उनके देशों में जितना प्रोडक्शन होता है वो भारत की तुलना में कई गुना ज्यादा है। चीन में जो ग्लोबल प्रोडक्शन का हिस्सा है वो तकरीबन 4.16 ट्रिलियन डॉलर का है और दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है जो 2.49 ट्रिलियन डॉलर का है। भारत नहीं, 1 ट्रिलियन भी नहीं है, भारत तकरीबन 780 बिलियन डॉलर है। और इस दौर में वर्ल्ड बैंक से जो पैसा बीते 11 वर्षों में लिया गया वो पैसा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वह जीडीपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसका जिक्र आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक खुले तौर पर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको हर उस डील को मानना होगा जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की पॉलिसी के साथ निकलते हुए अमेरिका को लाभ पहुंचाए, क्योंकि यह कोई आसान परिस्थिति नहीं है। आप एक झटके में लाखों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं और 11 वर्षों में उसकी रफ्तार 2014 से पहले जितना कर्ज लिया गया था उसका दुगुना जी नहीं, तिगुना जी नहीं, 4 गुना के लगभग हो चुका है। तो पैसा कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है, और जब इन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं प्रोडक्शन को लेकर, तो इसकी दूसरी स्थिति भी यह भी जान लीजिए कि भारत के भीतर जो प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन का पूरा फार्मूला है वो पूरा फार्मूला आईएमएफ का है। कैसे आपको अपने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना है, अपने मंत्रालयों के भीतर के तमाम प्रोजेक्ट प्राइवेट हाथों में कैसे देने हैं, और मोनेटाइजेशन का मतलब कुछ साल के लिए आप मंत्रालय से काम नहीं लेंगे बल्कि मंत्रालय पॉलिसी बनाएगी और इस प्राइवेट सेक्टर काम करेंगे। उस प्राइवेट सेक्टर के लिए दुनिया का रास्ता खोल देंगे, वहां से या तो इन्वेस्टमेंट आएगा या फिर वो किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। और ऐसे में इस देश की जनता चौथे नंबर की इकोनॉमी पे मत जाइए, 50वें नंबर की उस पे जाइए जो पर कैपिटा इनकम है। और इस दौर में जो टैक्स की वसूली है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम दुनिया के मैक्सिमम बजट जो बनते हैं हर देश के, उसमें कभी भी यह देखने को नहीं मिलेगा कि कॉरपोरेट के जरिए लिया गया टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स से ज्यादा हो जाए। हमारी टीम ने निकाला कि जब यह सरकार चुनकर आई थी 2019 में दूसरी बार, पहली बार का छोड़ दीजिए, दूसरी बार से लीजिए क्योंकि उस दौर में तो मनमोहन सिंह थे। दूसरी बार जब चुनकर आई 2018-19 में, उस समय कॉर्पोरेट टैक्स 6,63,000 करोड़ रुपए लिए जा रहे थे, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते कॉर्पोरेट टैक्स 11,32,000 करोड़ हो गए।
यानी तकरीबन दुगना नहीं, दुगने से कुछ कम है जो कॉरपोरेट टैक्स है। वही पर्सनल इनकम टैक्स जो था 2019 में चुनाव के वक्त 4,73,000 करोड़ का था, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 12 लाख करोड़ को पार कर गया, यानी दुगना नहीं लगभग तिगुना। तो जनता से पर्सनल इनकम टैक्स का हम जिक्र कर रहे हैं, यहां हम जीएसटी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहां हम बाकी एस्पेक्ट जो वसूली जाती है उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है, जो टोल टैक्स होता है, सब चीज किस रफ्तार से बढ़ी है। अगर 2019 को बेस बनाइए, 2014 थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 2019 को अगर आप बेस बनाते हैं तो दुनिया के विकसित देशों में जो टैक्स वसूली थी उसमें इजाफा एवरेज 48% हुआ है। भारत में यह इजाफा लगभग 202% हुआ है। आप क्या करेंगे? और हम यहां पर इसलिए भी जिक्र कर रहे थे, जिस मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जिक्र है उसकी एक तस्वीर इसी रायसीना हिल्स पर चढ़ते वक्त हकीकत इस रूप में देखिए कि जब चीजें प्राइवेटाइज करनी होती है या उसको मोनेटाइज करनी पड़ती है तो वहां के बोर्ड मेंबर्स हों या डायरेक्टर्स हों या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो नियुक्ति होती है, जिसके अपने विजन से वो कंपनी चले, किस रूप में चले, तो भारत के भीतर जितने भी पीएसयूज हैं उसमें 3/4 पीएसयूज यानी तकरीबन 75% में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, नियुक्ति ही नहीं की गई। और जो लिस्टेड कंपनी है, यानी शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनी 79 है, उसमें से 62 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होने चाहिए वो है ही नहीं। इसमें बैंक्स भी हैं, इसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज भी है, इसमें मेटल एंड माइनिंग कंपनीज भी है, इसमें पावर यूटिलिटीज कंपनी भी है, इसमें टेलकॉस भी है, इसमें रेलवे भी है, इसमें इंजीनियरिंग फर्म भी है। और इन जनरल अगर कंपनियों के नाम लीजिएगा तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ले सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ले सकते हैं, रेलवे में ले आइए कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिख सकते हैं, एसबीआई ले सकते हैं, नेशनल एल्युमिनियम ले सकते हैं, सेल ले सकते हैं। कहां कहां जाइएगा, कितनी कंपनियों के नाम कैसे कैसे गिनाए जाए, क्योंकि इन सब के बीच जो 64 पीएसयू जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या चेयरपर्सन जो होने चाहिए, जो कि एक लिहाज से ऑडिट कमेटी का हिस्सा होते हैं, और ऑडिट जब होता है तो उनकी भागीदारी वहां पर होती है, वो है ही नहीं। और भारत के भीतर पीएसयूज के पैसे को जो लाभ में चल रहा है उसको घाटे वाले पीएसयूज में जोड़ना और घाटे वाले पीएसयूज को लाभ में पहुंचाने की दस्तावेजी कार्रवाई इस रायसीना हिल्स पर जबरदस्त होती है। यह एक मैसेज है, और यहां पर सबसे बड़ा मैसेज है कि भारत के पीएसयू, भारत का एग्रीकल्चर, भारत का ऑटोमोबाइल, भारत का फार्मा सेक्टर और भारत के भीतर जो स्टील और एल्युमिनियम है और इसके साथ साथ डिफेंस, अमेरिका झटका देने को तैयार है। इस देश में जो चावल उत्पादन करने वाली कंपनियां भी हैं, मुश्किल उनके सामने भी आने वाली है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो सोच रहे थे कि लाभालाभ है, और एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत का पेट भर जाता है और उसके बाद एक्सपोर्ट भी किया जाता है, वहां मुश्किल आने वाली है। लेकिन इन सबसे हटकर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हमारी किसी भी डील में हमारे रोजगार कैसे बढ़ेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी भारत की तमाम बड़ी कंपनियों के साथ डील करने के बाद भारत के भीतर काम करेगी और उस प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाई जाएगा, और भारत में हर सामान और कॉस्टली हो। इन सब के बीच कोई रास्ता आपके पास बचता नहीं है, क्योंकि सरकार के आंकड़े खुद अगर कहते हैं कि इस देश में जो कमाई है वो 5,000 से लेकर 22,000 तक के बीच में ही पूरा भारत जीता और मरता है। यानी मिनिमम 5,000 रखिए, मैक्सिमम 22,000 रखिए पर मंथ, यही मैक्सिमम कमाई है। उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर और उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को मिला दीजिए, तब यह स्थिति बनती है। और एवरेज में आइएगा तो भारत 10 से 12,000 रुपए से ज्यादा में जीता ही नहीं है। यानी एक झटके में जो प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपए दिखाई जाती है, वो 1 लाख तक आकर खड़ी हो जाएगी, और ऐसे में आपके पड़ोसी देश भी आपके आगे निकल जाएंगे। और उन देशों के साथ स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली डील अमेरिका अगर करने की दिशा में इंडिकेट कर रहा है, तो ये खतरे की घंटी किसके लिए? इसीलिए रायसीना हिल्स की धड़कनें बढ़ी है, इसीलिए पीएमओ की धड़कनें बढ़ी हुई है।
उसे नहीं समझ में आ रहा है जब तक डील पूरी ना हो। डील पूरी होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अमेरिका की डील का इंतजार चीन भी कर रहा है और पहली बार ईरान और रूस भी देख रहा है कि अमेरिका भारत के साथ कौन सी डील करता है, क्योंकि इस दौर में भारत ने सबसे ज्यादा तेल कहीं से लिया तो फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के बाद भारत ने जबरदस्त तरीके से अमेरिका से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। और आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए, इसका परसेंटेज का इजाफा 270% है। 270% का मतलब यह है कि आज की तारीख में यह लगभग 9 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है, जो सिर्फ कच्चे तेल का है। तो पता नहीं कौन कौन सी डील किस किस रास्ते जाएगी, लेकिन गद्दी बनी रहे, सरकार चलती रहे, बढ़िया विज्ञापन बना रहे और विज्ञापनों के आसरे बहुत शानदार बेमिसाल, आज 11 साल है, कल 15 साल, नारे ही तो लगाने हैं, लगा लिए जाएंगे। और जिसने जो जो इन्वेस्ट किया है सरकार के लिए उसे ताली ही तो बजानी, अन्यथा वह भी सब कुछ खो देंगे। तो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे बैंकर्स हो, चाहे बैंक के बोर्ड मेंबरान हो, चाहे पीएसयूज के भीतर नौकरशाह हो, और होते होते इस देश के भीतर में चेक एंड बैलेंस करने वाले स्वायत्त संस्थान या संवैधानिक इंस्टीट्यूशन भी सरकार के ही अनुकूल रहेंगे। हम और आप इंतजार कीजिए, उस पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।